हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे में फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में दोस्तों आपके लॉन्ग आंसर के बारे में चर्चा की जाएगी। जी हाँ, लॉन्ग आंसर के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर लॉन्ग आंसर के बारे में बताइए। तो आइए देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। और इससे पहले वीडियो शुरू करते हैं, इससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और परीक्षा में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसको ज़रूर आप तैयार करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन है ये, अकाउंट फॉर एडमंड स्पेंसर एज अ पोएट। जी हाँ, एक पोएट के रूप में स्पेंसर साहब का विवरण प्रस्तुत करिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर वाला अथवा करके दिया गया दूसरा क्वेश्चन कि अकाउंट फॉर स्पेंसर एज अ पोएट्स। जी हाँ, कवियों के कवि के रूप में स्पेंसर साहब का वर्णन करिए। यानी कि स्पेंसर साहब को, एडमंड स्पेंसर जो आपके पोएट्री सेक्शन में ये आपके एक मतलब पोएट हैं, इनकी जो रचना आप में इंक्लूड है द फेरी क्वीन, उसी के कंपोज़र हैं। तो ये एक कवियों के कवि थे, इस बात को आप दर्शाइए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो जहाँ में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें क्वेश्चन आ भी गया है। तो आप लोग देख लीजिए, जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, अभी तो परीक्षा शुरुआत हुई है फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसमें। तो स्पेंसर यहाँ पर देखिए हेडिंग में है, स्पेंसर पोएट यानी स्पेंसर कवियों के कवि के रूप में। इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग यहाँ पर दी गई है, ऐसे ही हेडिंग वाइज लिखेंगे। लॉन्ग आंसर है, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो देखिए, स्पेंसर ग्रेटनेस एज अ पोएट इज सो ग्रेट, यानी स्पेंसर की महानता जो है एक कवि के रूप में इतनी ज़्यादा है दैट ही इज रिगार्डेड एस द पोएट्स पोएट, कि उनको पोएट यानी कवियों के कवि के रूप में जाना जाता है। यानी कवियों के कवि के रूप में स्पेंसर साहब को जाना जाता है। वो इतने महान है या उनकी महानता इतनी महान है कि उनको कवियों के कवि के रूप में जानते हैं। हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड्स पोएम, यानी उनकी जो उल्लेखनीय पोएम्स हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, लाइक द सेफर्स कैलेंडर, ये उनकी रचना का नाम है दोस्तों। 1579 में ये कंपोज हुई थी। उसके बाद द फेरी क्वीन है, बुक फर्स्ट और बुक थर्ड, ये 1590 में यानी 1590 में कंपोज हुई। उसके बाद कंप्लेंट्स ये 1591 में फिर है। डेफनेडा ये 1591 में। उसके बाद अमरोटी है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों उनकी। फिर एपिथेलमियन है 1595। द फेरी क्वीन बुक फर्स्ट और बुक 6 ये सेकेंड वॉल्यूम है, ये 1596 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। फाउरे हाइमंस 1596 में। फिर प्रोथैल्मियन 1596 में इसका भी प्रकाशन हुआ था। द फेरी क्वीन बुक फर्स्ट और बुक 6 विथ द फ्रेगमेंट ऑफ बुक्स, यानी कुछ बुक के भाग के साथ, जो बुक 7 थी उसके भाग के साथ, नोन एस म्यूटेबिलिटी कैंटोस के नाम से इसको जानते हैं। 1609 में इसका प्रकाशन हुआ था, पब्लिश हुई थी। ये सारी रचनाएं जो हैं दोस्तों, ये उनकी काव्य रचना है एडमंड स्पेंसर की। उसके बाद एमंग हिज प्रोज वर्क्स, यानी उनके प्रोज वर्क के जो बीच में जो रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो हैं आर थ्री प्रॉपर, ये उनकी रचना का नाम है, एंड वाइटी। फिर फैमिलियर लेटर्स बाय गैब्रियल हार्वे एंड स्पेंसर, यानी गैब्रियल हार्वे और स्पेंसर के द्वारा 1580 में इन सारी रचनाओं को प्रकाशित किया गया। आगे देखते हैं आप, व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड, यानी ये भी उनकी एक रचना का नाम है। व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड, जो 1633 यानी 1633 में प्रकाशित हुई। उसके बाद आगे देखते हैं कि स्पेंसर पॉपुलरिटी एज अ पोएट इज बाउंडलेस। जी हाँ, स्पेंसर साहब की जो पॉपुलरिटी है, उनकी जो प्रसिद्धि है, वो कवि के रूप में क्या है, बाउंडलेस है, यानी सीमा से परे है। ही इज रिगार्डेड एज अ पोएट्स, यानी उनको कवियों के कवि के रूप में माना जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज ग्रेट इन्फ्लुएंस, यानी इसका कारण यह है कि उनकी जो महान
उनका महान प्रभाव है ऑन द कमिंग जनरेशन, यानी आने वाली जो जनरेशन थी, आप पोएट्स मैंने कवियों की, यानी कवियों की जो आने वाली जनरेशन थी इन इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य में, उन पर क्या था, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इसी के कारण जो है उनको कवियों का कवि कहा जाता है। आगे देखते हैं, स्पेंसर वाज कंसिडर्ड इन हिज डे टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्स। जी हाँ, स्पेंसर साहब को उनके प्रेजेंट डे में, यानी उस समय, यानी जब स्पेंसर साहब थे तो उस समय उनको क्या माना जाता था, ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट, यानी अंग्रेजी कवियों में सबसे महान कवि के रूप में जाना जाता था। आगे देखते हैं, स्पेंसर हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस अपॉन हिज इमीडिएट सक्सेसर, यानी स्पेंसर साहब का एक बहुत ही ज़्यादा जो प्रभाव था, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली प्रभाव था अपॉन हिज इमीडिएट सक्सेसर, यानी जो तत्कालिक उत्तराधिकारी थे, कहने मतलब जो उनके बाद के जो कवि हुए हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था उनका। एंड द सेंसुअस फीचर्स ऑफ हिज पोएटिक स्टाइल, यानी जो उनके भावात्मक गुण थे, जो उनकी पोएटिक स्टाइल का, अर्थात उनके काव्य शैली का जो भावात्मक गुण या कामुक गुण था, उस वो का क्या था मतलब। आगे देखते हैं, एज वेल एज हिज 9 लाइन स्टेंजा, जैसा कि वो 9 लाइन का स्टेंजा जो पद्य जो लिखते थे वो फ्रॉम वर लेटर एडमायर्ड, यानी बाद में इन सारी चीज़ों, यानी उनके पोएटिक स्टाइल का जो फीचर्स था, सेंसोस फीचर था, या उनकी 9 लाइन के जो स्टेंजा उन्होंने लिखे, ये बाद में क्या की गई, एडमायर्ड, यानी उनकी प्रशंसा की गई। एंड इमिटेटेड बाई सच पोएट्स अस लॉर्ड बायरन एंड पर्सी वाइसे शैली, यानी लॉर्ड बायरन और पर्सी वाइसे यानी पीबी शैली के रूप, मतलब शॉर्टकट में जिनका नाम आप जानते हैं, तो इन जैसे कवियों के रूप, मतलब इन जैसे कवियों के द्वारा क्या किया गया, इनका अनुकरण किया गया। यानी ये ऐसे इनके जो महत्वपूर्ण गुण थे, इनके 9 लाइन के जो स्टेंजा थे, ये बहुत ज़्यादा मतलब इनकी प्रशंसा भी की गई, और कुछ इस तरह के कवि जो लॉर्ड बायरन हैं या पीबी शैली हैं, इनके द्वारा उनका क्या किया गया, अनुकरण भी किया गया। आगे देखते हैं, हिज लिरिसिज्म, यानी उनकी गीतात्मकता, हिज इमेजिनेशन कल्पना शक्ति, एंड विगोरियस अप्रोच टू स्ट्रक्चर, यानी संरचना के प्रति जो उनका प्रभावी पकड़ थी, वो आल्सो मेड, आगे देखते हैं, आल्सो मेड हिम अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन लेटर जनरेशन, यानी ये सारे गुण जो थे उनके, ये भी क्या हुए कि पावरफुल इन्फ्लुएंस इनका रहा है ऑन लेटर जनरेशन, ये बाद के जो जनरेशन हुई, बाद के जो कवि हुए, उन सारे के ऊपर इन सब चीज़, इन गुणों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। पार्टिकुलरली रोमांटिक पोएट्स, यानी विशेषता जो कुछ रोमांटिक पोएट भी थे, मतलब रोमांटिक एज के पोएट जो थे, सच एस जॉन कीस्ट एंड पर्सी वाइसे शैली, यानी जॉन कीस्ट और पीवी शैली, ये लोग उसमें इंक्लूड थे, इंक्लूडिंग द विक्टोरियन पोएट, और विक्टोरियन कवि उसमें टेनिसन को भी इंक्लूड किया जाता है। यानी इन सब के ऊपर क्या है, उनका बहुत ज़्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस रहा है, यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली प्रभाव रहा है। फॉलोड बाय द प्री रेफेलाइट्स, यानी प्री रेफेलाइट जो ये एज का नाम है, तो इस एज के द्वारा भी उनको फॉलो किया गया। हु आर इंडेप्टेड, कि जो इंडेप्ट रहे, यानी उनके कर्ज रहे, कहने का मतलब कि उनका मतलब उनके फॉलोवर रहे, टू हिम फॉर सेंसुअस डिस्क्रिप्शन, यानी जो सेंसुअस डिस्क्रिप्शन उनका रहा है, कहने का मतलब जो भावात्मक उनका वर्णन रहा है, तो उस वर्णन को ये लोग अपने, मतलब जो ये कवि जिन लोगों का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, टेनिसन हो गए, चाहे जॉन कीस्ट हो गए, या शैली जी हो गए, इन सब के ऊपर क्या है, उनका प्रभाव रहा है, इस गुण का प्रभाव, यानी इन लोगों ने भी अपने रचनाओं में इन गुणों को समाहित किया है, जो स्पेंसर साहब से उनको प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है, स्पेंसर द प्रोडक्ट ऑफ हिज कंटेम्पोररी एज, यानी अपने समकालीन एज के, समकालीन समय के प्रोडक्ट के रूप में स्पेंसर साहब को, यानी उत्पाद या प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं। किस तरह से कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीमेट रिलेशन बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश नेशन एंड द वर्क्स ऑफ इंग्लिश आथर्स, यानी इंग्लिश आथर जो अंग्रेजी लेखक हैं, एंड इंग्लिश नेशन, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नेशन, यानी अंग्रेजी राष्ट्र का जो इतिहास है, इनके बीच में ने अंग्रेजी लेखकों के रचनाओं के बीच में और अंग्रेजी राष्ट्र के इतिहास के बीच में क्या रहा है कि बहुत गहरा रिलेशन रहा है, बहुत गहरा रिलेशन, इंटीमेट रिलेशन रहा है। आगे देखते हैं,
लाइक स्पेंसर, यानी स्पेंसर की तरह जो ये अंग्रेजी कवि रहे उनकी रचनाओं में तथा उस समय के अंग्रेजी राष्ट्र के इतिहास में बहुत गहरा संबंध रहा है। आगे देखते हैं कि दिस क्लोज कनेक्शन, यानी जो एक क्लोज कनेक्शन रहा है, रिलेशन रहा है बिटवीन एक्सटर्नल इवेंट्स, यानी बाहरी जो घटनाएं थी उनके बीच में, एंड लिटरेरी अचीवमेंट, और साहित्यिक उपलब्धियों के बीच में, ऑफ द एल्जाबेथन एज, यानी एल्जाबेथन एज के बीच में, एल्जाबेथन एज में इन बाहरी घटनाओं और लिटरेरी अचीवमेंट जो रहा है, यानी साहित्यिक उपलब्धियां जो रही हैं, इनके बीच में जो संबंध रहा है, कंपेल्स टू स्टडी, यानी कहने का मतलब कि बाधित करता है स्टडी करने के लिए, द पोएट, कवि को, इन द लाइट ऑफ हिज कंटेम्पोररी, यानी अपने जो समकालीन प्रभाव, हाँ कंटेम्प्रोरी एक्टिविटीज़, यानी समकालीन जो क्रियाकलाप थे उस क्रियाकलाप के प्रभाव में इस अध्ययन करने को बाधित करता है। और वो किस तरह के क्रियाकलाप, आगे, द पॉलिटिकल, यानी जो राजनैतिक थे, सोशल, सामाजिक, एंड रिलीजियस एज वेल एस, यानी जो समय की तमाम एक्टिविटीज़ थी, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, या उसी तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो, तो इन सब एक्टिविटीज़ पर पोएट को अध्ययन करने के लिए बाधित करती हैं, मजबूर करती हैं। आगे देखते हैं, स्पेंसर पोएट्री वाज द प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन कंडीशन एग्जिस्टिंग इन इंग्लैंड एट द क्लोज ऑफ 16th सेंचुरी, यानी जो स्पेंसर की पोएट्री थी, उनकी काव्य रचना थी, वाज द प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन कंडीशन, वो कुछ परिस्थितियों की प्रोडक्ट थी, उत्पाद थी, एग्जिस्टिंग इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में उस समय उपस्थित थी, एट द क्लोज ऑफ द 16th सेंचुरी, यानी 16th सेंचुरी के अंत तक ये उन गुण जो थे उन पर विद्यमान थे, इंग्लैंड में उपस्थित थे। आगे देखते हैं, द फर्स्ट ऑफ दीज नेशनल कंडीशन, यानी उनमें से पहला जो राष्ट्रीय कंडीशन, राष्ट्रीय परिस्थिति थी, वाज द मूवमेंट, आंदोलन था, नोन एज द रिवाइवल ऑफ चिवेलरी, यानी नैतिकता का पुनरुद्धार, जो पहला उसमें प्रभाव था, जो पहला मूवमेंट था, पहला आंदोलन था, वो था नैतिकता का पुनरुद्धार। द सेकंड वाज द स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी, और सेकंड जो थी वो क्या थी, स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी, यानी राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रीयता की आत्मा, होस्टेड बाय द इंग्लिश रिफॉर्मेशन, जो इंग्लिश रिफॉर्मेशन के द्वारा उत्पादित की गई थी। एंड द थर्ड वाज द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, और तीसरी जो थी वो क्या थी, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षा का पुनरुद्धार, आर द इंग्लिश रेनेसा, अथवा अंग्रेजी पुनर्जागरण का पुनरुद्धार, यानी ये 3 कंडीशंस थे। आगे देखते हैं कि देयर वाज अ स्ट्रांग रिएक्शन टुवर्ड रोमांटिसिज्म बाय क्लोजिंग डिकेड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ्स रेन, यानी क्वीन एलिजाबेथ के रेन, उनके शासन, रेन का मतलब शासन के दशक के अंत तक क्या था कि देयर वाज अ स्ट्रांग रिएक्शन, यानी बहुत ही शक्तिशाली रिएक्शन, प्रतिक्रिया थी, टुवर्ड्स रोमांटिसिज्म, यानी रोमांटिसिज्म के प्रति एक स्ट्रांग प्रतिक्रिया जो थी, रिएक्शन जो था वो उत्पन्न हो चुकी थी। कब तक कि एलिजाबेथ के, उनके शासन के दशक के अंत तक रोमांटिसिज्म की उत्पत्ति, मतलब उसके प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई थी। आगे देखते हैं, द फ्यूडल सिस्टम वाज डिकेइंग, यानी जो फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो सामंतवादी सिस्टम था उस समय वो क्या हो रहा था, वाज डिकेइंग, यानी उसका क्या मतलब सड़ रहा था, कहने मतलब नष्ट हो रहा था। द नेशन फेल्ट प्राइड, नेशन जो था, राष्ट्र, यानी इंग्लैंड की बात है, तो इंग्लैंड को अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा था, इन इट्स न्यू अरिस्टोक्रेसी बेस्ड, यानी जो नया सामंतवाद था उस सामंतवाद पर क्या है कि उसको मतलब अभिजात वर्ग पर क्या था, उसको गर्व था, बेस्ड रेदर आर वर्थ देन एंसेस्ट्री, यानी जो ज़्यादातर क्या किस पर आधारित था, वर्थ अर्थात मूल्यों पर आधारित था, देन एंसेस्ट्री, यानी जो पूर्वजवाद था उसमें, यानी पूर्वज की तरह शासन करते रहे, मतलब उनका पुत्र शासक हो, फिर उनका पुत्र शासक हो, तो इस चीज़ की परंपरा को हटाकर मूल्यों के आधार पर जो एक विशेष वहाँ की जो व्यवस्था बनी थी, उस बात पर राष्ट्र जो था वो गर्व महसूस कर रहा था। आगे देखते हैं, द बिटरनेस ऑफ द वार्स ऑफ द रोजेज, यानी वार ऑफ द रोज की बिटरनेस, उसकी कड़वाहट जो थी, वाज सक्सीडेड बाई एन एज ऑफ रिकन्सिलेशन एंड गुड फीलिंग, यानी जो एक नैतिकता और अच्छी फीलिंग्स जो पनप रही थी, लीडिंग टू फ्रेंडशिप, यानी इसकी कड़वाहट, मतलब जो युद्ध था वार ऑफ द रोज, इसकी कड़वाहटता के बाद जो था वो क्या हुआ था कि उस समय क्या पनप रहा था, नैतिकता और अच्छी फीलिंग के साथ लीडिंग टू पनप रही थी, जो लीडिंग टू फ्रेंडशिप, यानी
जिससे फ्रेंडशिप की बढ़ावा मिल रहा था, यानी फ्रेंडशिप की तरफ ये चीज़ें ले जा रही थी। यानी युद्ध की बातें उस समय, कड़वाहटता की बातें ख़त्म हो रही थी और एक दूसरे के प्रति फ्रेंडशिप की भावना उत्पन्न हो रही थी। आगे देखते हैं कि इंग्लैंड वाज यूनाइटेड इन अ हीरोइक क्वीन रेस्पेक्टेड बाई ऑल सेक्स रैंक्स एंड पार्टीज। यानी जो इंग्लैंड था उस समय क्या था, वाज यूनाइटेड, एक मतलब एकीकृत हो चुका था, इन अ हीरोइक क्वीन, यानी एक मतलब वीर रानी के अंडर में जो था, वो इंग्लैंड उस समय एकत्रित था, जो रिस्पेक्टेड थी यानी सम्मानित थी बाई ऑल सेक्स, हर तरह के वर्ग के द्वारा, रैंक एंड पार्टी यानी हर तरह की, यानी सारी पार्टी या सारे वर्ग, सारे समाज के द्वारा जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला था। और उनके शासनकाल में इंग्लैंड जो था एकदम से इनवाइट हो चुका था उनके शासन के अंतर्गत। आगे देखते हैं, द होल कंट्री वाज प्राउड ऑफ इट्स न्यू सेंस ऑफ फ्रीडम, यानी सारा जो सारी कंट्री थी, सारा देश जो था, वो आज प्राउड, आप उसको गर्व था, इट्स न्यू सेंस ऑफ फ्रीडम, यानी उसके जो फ्रीडम का नया भाव था, पावर एंड रोमांटिसिज्म, यानी स्वतंत्रता, शक्ति और रोमांटिसिज्म, रूमानियत के भाव से एकदम से प्राउड, वो गर्व फील कर रहा था सारा देश इस बात पर। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं दोस्तों, ग्रेट आइडियाज ऑफ मोरालिटी, यानी स्पेंसर साहब के अंदर मोरालिटी की, उनकी रचनाओं में मोरालिटी के जो महान विचार थे, नैतिकता के महान विचार थे, इसके अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या विचार थे। नेक्स्ट हेडिंग है ये, आगे देखते हैं। स्पेंसर्स पोएट्री इज फील्ड, यानी स्पेंसर की पोएट्री भरी पड़ी है, ओतप्रोत है, विथ ग्रेट आइडियाज, यानी महान विचारों से, आप मोरलिटी यानी नैतिकता के, यानी स्पेंसर साहब की पोएट्री जो है, काव्य जो है, वो नैतिकता के महान विचारों से ओतप्रोत है। आगे देखते हैं, इन एपिथेलमियन, यानी एपिथेलमियन जो उनकी महान रचना है, द पोएट सोज, कवि दिखाता है, दर्शाता है इस बात को कि दैट मैरिज इज नॉट मेरली अ पर्सनल बॉन्ड, यानी मैरिज है, शादी जो है, वो केवल क्या है, एक पर्सनल यानी व्यक्तिगत बॉन्ड, व्यक्तिगत समझौता नहीं है, बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट टू बी मेड पब्लिकली, जो सार्वजनिक रूप से बनाया गया एक सामाजिक क्या है, अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट अर्थात सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंध है। यानी मैरिज केवल व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत रूप से ये केवल पर्सनल बॉन्ड नहीं है, बट ये क्या है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सामाजिक समझौता है। इट मेक्स द ब्राइड रेस्पेक्टफुल, ये क्या करती है, ब्राइड को, दुल्हन को रेस्पेक्टफुल बनाती है, इन द आइज ऑफ अदर्स, दूसरों की निगाहों में, यानी दूसरों की दृष्टि में ये ब्राइड को क्या करती है, रेस्पेक्टफुल अर्थात सम्मानित बनाती है। अदरवाइज, अन्यथा, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ वाइफ एंड अ मिस्ट्रेस, अन्यथा क्या हो कि एक वाइफ में, एक पत्नी में और एक रखेल में, मिस्ट्रेस में कोई डिफरेंस ही ना रहे, अंतर ही ना रहे, ये स्पेंसर साहब का मत था। आगे देखते हैं, अस यंग मैन कॉपरेट द ब्राइड ग्रूम, यंग गर्ल्स टेक प्लीजर इन मेकिंग द ब्राइड अस ब्यूटीफुल एज पॉसिबल, यानी जिस तरह से यंग मैन, जो युवा पुरुष होते हैं, वो आनंद लेते हैं किस चीज़ में, हाँ, कॉपरेट यानी सहयोग करते हैं, द ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हे को सहयोग करते हैं, उसी तरह यंग गर्ल जो युवा लड़कियां होती हैं, टेक प्लीजर आनंद लेती हैं, इन मेकिंग द ब्राइड यानी ब्राइड को, दुल्हन को, अस ब्यूटीफुल एज पॉसिबल, यानी जितना संभव हो चुके उतना सुंदर बनाने में आनंद लेती हैं। यानी जब शादी का समारोह होता है तो जो दूल्हे के मित्र होते हैं, लड़के होते हैं, वो उसको मेंटेन करने में इंटरेस्ट लेते हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो दुल्हन को सजाने में इंटरेस्ट लेती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट लाइन, दे सिंग डांस इन जॉय, यानी वो क्या करते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, जॉय में यानी बड़ी प्रसन्नता में वो नाचते गाते हैं। व्हेन द सेरेमनीज इज ओवर, जब सेरेमनी हो जाती है, कहने मतलब समारोह जब संपन्न हो जाता है, दे टेक द ब्राइड, वो दुल्हन को ले जाते हैं, कहाँ पर, आगे देखते हैं, टू हर स्लीपिंग रूम, यानी उसके स्लीपिंग रूम में, शयन कक्ष में लेके जाते हैं, हैवली डेकोरेटेड, जो बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है, बाई देम, उनके द्वारा, कहने मतलब लड़की के जो फ्रेंड्स होते हैं या वहाँ लड़कों के फ्रेंड्स के द्वारा सजाया जाता है, विथ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी बड़े ही सुंदर फूलों के द्वारा, एंड सेंटेड कर्टेंस, और सुगंधित पर्दों के द्वारा या चादरों के द्वारा उसको, रूम को बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ होता है। द पोएट आस्क यंग गर्ल, द पोएट अर्थात कवि जो है, वो युवा लड़कियों से कहता है, टू सीज दियर सिंगिंग एंड डांसिंग, यानी अपने सिंगिंग और डांसिंग को बंद कर दें, और हैविंग पार्ट द होल डे इन मेरी मेकिंग, यानी जबकि सारा दिन उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ बिताया है, दे शुड टेक रेस्ट, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। यानी कवि ऐसा कहता है लड़कियों से
कि आप गाना और नाचना बंद कर दें और सारा दिन जो आपने बड़ी प्रसन्नता में बिताया है अब इसको आप स्टॉप करें ये सारे काम को और आराम करें। आगे देखते हैं, यही में लाइन कविता पोएम की लाइन दी गई है कि कवि ने जो कहा था उस समय कि नाउ सीज ई डैमसेस्ट योर डिलाइट डेप्स फॉर पास्ट, यानी जो आप कर रही हैं, यानी जो नाच गाने का कार्यक्रम कर रही हैं उसको सीज करिए, रोकिए। इनफ इट इज़, यानी ये पर्याप्त हो चुका है। दैट ऑल द डे वाज योर्स, यानी सारा दिन तुम्हारा ही था। कहने का मतलब कि सारा दिन तुम्हारा था, यानी सारा दिन आपने यही सारा काम किया है, तो अब मत करिए। आगे देखते हैं कि इन बुक फर्स्ट ऑफ द फेरी क्वीन। अब फेरी क्वीन के बुक फर्स्ट में ये इसी बात का वर्णन करते हैं। वो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए कि द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द रेड क्रॉस नाइट, यानी रेड क्रॉस नाइट जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस बुक का, वो क्या है कि द रेड क्रॉस नाइट इज बोल्ड, यानी द रेड क्रॉस नाइट क्या है, बोल्ड है, बहादुर है, स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक, यानी शक्तिशाली है और एनर्जेटिक ऊर्जावान है। आगे देखते हैं कि द रेड क्रॉस नाइट इज नॉट रिलेटेड टू ऊना इन एनी वे, यानी रेड क्रॉस नाइट जो था, कहने का मतलब कहानी जो उस पोएम का मेन कैरेक्टर है वो क्या था, ऊना जो एक कैरेक्टर है उससे किसी भी तरह से संबंधित नहीं था। इट इज़ हिज वर्दीनेस, ये उसकी योग्यता की बात है। दैट फॉर अननोन लेडी, यानी एक अननोन लेडी के लिए, ही पुट्स हिज लाइफ, वो अपने जीवन को डाल देता है, इनटू डेंजर, यानी खतरे में, यानी अपने जीवन को खतरे में डाल देता है, जबकि वो उसको जानता पहचानता नहीं था। तो एक अननोन लेडी के लिए, एक अनजान महिला के लिए वो क्या करता है कि अपने जीवन को दांव पे लगा देता है, ये उसके योग्यता की बात थी। आगे देखते हैं कि द पोएटिक स्टोरी द पैथेटिक स्टोरी, यानी जो दुखद कहानी है आप ऊना की, मूव्स हिज हर्ट, उसके हर्ट को पिघला देती है या मूव्स कर देती है, मोड़ देती है। दैट सीज अ प्रिंसेस हुज पेरेंट्स आर इम्प्रिजन्ड बाई अ ड्रैगन, कि वो उसकी जो कहानी थी ऊना की वो ये थी कि वो एक राजकुमारी थी और उसके पेरेंट्स जो थे, माता पिता जो थे, इम्प्रिजन्ड बाई अ ड्रैगन, यानी किसी ड्रैगन के द्वारा, किसी ड्रैगन राक्षस के द्वारा वो क्या किए थे, जेल में डाल दिए गए थे। तो ये उसकी दुखद कहानी उसको क्या करती है, द्रवित कर देती है, किसको, रेड क्रॉस नाइट को। आगे देखते हैं, आस अ नाइट ही टेक्स इट इज़ अ चैलेंज, यानी एक नाइट था, चूँकि वो शूरवीर था तो इसलिए वो क्या करता है, इसको एक चैलेंज के रूप में ले लेता है। टू हिज चिबलिटी, यानी अपनी जो उसकी नैतिकता थी उसके कारण वो क्या करता है, या उसकी वीरता, अपनी वीरता के कारण या अपनी नैतिकता के कारण वो इस बात को चैलेंज में ले लेता है। एंड बिकम्स रेडी टू हेल्प ऊना एट एवरी कॉस्ट, और वो हर कीमत पर ऊना की मदद के लिए तैयार हो जाता है। इट इज़ हिज वर्दीनेस, ये उसकी योग्यता ही है। दैट ही रिस्पेक्ट्स ऑल लेडीज़, की वो क्या करता है, सारी लेडीज़ की, जो सारी महिलाएं हैं उन सबका क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है उनका। हिज हार्ट इज़ प्योर, उसका हृदय जो है शुद्ध है। एंड ही हैज़ नो फाउल थाट, और उसके फार ऊना, और ऊना के लिए उसके कोई गलत विचार भी नहीं है। द पोएट इंट्रोड्यूसेस हिम अस अ ग्रेट बैरियर, यानी पोएट क्या करता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसका परिचय देता है एक महान योद्धा के रूप में। आगे देखते हैं कि हिज कैरेक्टर इंस्पायर्स फेथ इन ट्रू वर्च्यूज, यानी उसका कैरेक्टर जो है वो इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, फेथ इन ट्रू वर्च्यूज, यानी जो सात्विक वर्च्यू हैं, गुण हैं, उनके उसमें विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। एंड हेटर, और घृणा करता है, फार लस्टफुल प्लीजर, यानी जो लस्टफुल वासनापूर्ण प्लीजर, आनंद जो हैं उनके प्रति घृणा के लिए प्रेरित करता है। कहने का मतलब कि उसका कैरेक्टर जो है वो अच्छे गुणों के लिए, विश्वास के लिए, और गलत कामों के लिए जो हैं उनके लिए क्या करता है, घृणा की बात और अच्छे कामों में विश्वास की बात, इन कामों के लिए वो प्रेरित करता है उसका कैरेक्टर। कहने का मतलब नाइट जो क्रॉस नाइट है, रेड क्रॉस नाइट, उसका कैरेक्टर। आगे देखते हैं, आ टीजर ऑफ नॉलेज, यानी उनकी रचनाएं जो हैं, स्पेंसर साहब की रचनाएं जो हैं टीजर ऑफ नॉलेज हैं, या आप कह सकते हैं कि ज्ञान का खजाना है। तो ज्ञान का खजाना के रूप में उनकी रचनाएं हैं, उनका इस हेडिंग के अंतर्गत उसका वर्णन करते हैं। दोस्तों ये सारी हेडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये हेडिंग्स इसलिए दी जा रही हैं, इसका वर्णन इसलिए किया जा रहा है चूँकि इसी बात से ये जाहिर होगा कि मतलब स्पेंसर साहब को पोएट अर्थात कवियों का कवि क्यों कहा जाता है। तो उसके पक्ष में आप अपना दृष्टिकोण रखेंगे तभी अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं
स्पेंसर पोएट्री इज टीजर ऑफ नॉलेज, यानी स्पेंसर की पोएट्री जो है वो टीजर ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की आप कह सकते हैं कि ये ज्ञान का खजाना है। फॉर एग्जाम्पल द फेरी क्वीन, यानी उदाहरण के लिए फेरी क्वीन जो है, व्हाइल नरेटिंग द डार्क ग्रोव, यानी जब फेरी क्वीन में इन द फेरी क्वीन अर्थात फेरी क्वीन में व्हाइल नरेटिंग द डार्क ग्रोव, जब डार्क ग्रोव का वो वर्णन कर रहा होता है, स्पेंसर वर्णन करते हैं तो क्या करते हैं, टेल्स बताते हैं द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट ट्रीज, यानी विभिन्न पेड़ों की क्वालिटियों के बारे में, एंड दियर रूट्स, और उनकी टहनियों के या उनके लकड़ियों के गुणों के बारे में, विभिन्न प्रकार के पेड़ तथा उनके लकड़ियों के गुणों के बारे में बताते हैं। तो कहने का मतलब कि कविता में ये सारी जानकारी मिलती है, तो ये टीचर ऑफ नॉलेज है, यानी ज्ञान का खजाना है। आगे देखते हैं, ही पॉइंट्स आउट दियर यूटिलिटी आल्सो, यानी उन पेड़ों और उनके लकड़ियों की यूटिलिटी जो उपयोगिता है उसके बारे में बताते हैं। आगे देखते हैं कि मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज वर दियर, यानी बहुत से पेड़ वहाँ पर थे, विभिन्न प्रकार के वृक्ष थे वहाँ। देवर पाइन ट्रीज, यानी पाइन के पेड़ थे। आप हुच सिप आर बुल्ट, की जिससे क्या होता है, चीड़ का पेड़ जिसको आप कहते हैं कि चीड़ के पेड़ थे जिससे सिप का निर्माण किया जाता है। देर वाज केडर ट्रीज, यानी देवदारू के पेड़ भी थे। हुच स्टैंड आल, जो स्टैंड टाल यानी जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, खड़े रहते हैं। द एल्म ट्रीज, एल्म के वृक्ष थे। हुच इज़ यूज टू सपोर्ट वाइन्स, जो वाइन को लताओं को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, यानी जिन पर बहुत सारी लताएं चढ़ी मतलब लपेटी हुई होती हैं एल्म के वृक्षों पर, ये पेड़ भी थे, उनके बारे में उनकी यूज के बारे में बताते हैं। और उसके बाद द एवरग्रीन, यानी सदाबहार पॉपुलर के वृक्ष थे, तो ये भी थे। उसके बाद द फेमस ओक ट्रीज, ओक के वृक्ष थे, प्रसिद्ध ओक ट्रीज जो होता है। व्हिच इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग, जिसका बिल्डिंग के निर्माण में काम आता है। एंड द लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट, और जंगल का राजा भी इसे कहा जाता है, यानी ओक के वृक्ष को जंगल का राजा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं द एप्स, एप्स का वृक्ष दैट इज गुड फॉर मेकिंग स्टिक्स, जो स्टिक छड़ी अर्थात छड़ी या लाठी डंडा बनाने में क्या होता है, अच्छा होता है। एंड साइप्रस ग्रेसेस द ग्रेव यार्ड, और साइप्रस के वृक्ष दो जो ग्रेव यार्ड अर्थात जो कब्रगाह होती है वहाँ की, या यूँ कह लीजिए कि कब्रिस्तान में लकड़ियों के लिए जो है वहाँ का मतलब भव्यता बढ़ाते हैं, कहने मतलब वहाँ के यूज के लिए होते हैं। तो इसके बीच इसके लिए जो लाइन्स लिखी है उन्होंने, ये देख लीजिए कि द बुल्डर ओक, यानी जो बिल्डिंग के काम आता है वो का वृक्ष। सोल किंग ऑफ फॉरेस्ट आल, यानी जो जंगल का राजा होता है। द स्पाइन गुड फॉर स्टेचू, यानी स्टेचू के लिए जो स्पाइन का वृक्ष है ये उसके लिए अच्छा होता है, यानी हर वृक्ष की वो क्वालिटी बताते हैं, ऐसी जिस तरह पोएम उनकी रही होगी सब कुछ बताया होगा। द साइप्रस फ्यूनरल, यानी अंतिम संस्कार के लिए साइप्रस का पेड़ जो है, तो इन सारी चीज़ों को बताया उन्होंने। नेक्स्ट हेडिंग में देखते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी शक्तिशाली भावनाएं जो हैं उनकी। इस हेडिंग के अंतर्गत देखते हैं कि स्पेंसर साहब की क्या स्ट्रॉन्ग इमोशन रही है, उसको आप देख लीजिए कि स्पेंसर्स पोएट्री इज फुल ऑफ ग्रेट इमोशंस, यानी स्पेंसर की पोएट्री जो है उनकी काव्य रचना जो है वो ग्रेट इमोशन से एकदम से भरी हुई है, ओतप्रोत है, यानी महान भावनाओं से। आगे देखते हैं द पोएट्स डीप लव फॉर हिज बिलव्ड, यानी उनका जो गहरा प्रेम अपने बिलव्ड के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए था। ब्रिंग्स टू लाइट द इमोशंस एस्पेक्ट ऑफ मैरिज, जो ब्रिंग्स टू लाइट किस पर प्रकाश डालता है, द इमोशंस एस्पेक्ट, यानी जो इमोशनल एस्पेक्ट यानी अर्थात जो भावात्मक पहलू हैं आप मैरिज विवाह के भावात्मक पहलू हैं उन पर प्रकाश डालता है। आगे देखते हैं द पोएट्स कॉल्स, पोएट्स बुलाता है। आल टू टेक पार्ट, यानी सबको बुलाता है, टू टेक पार्ट सहभागिता करने के लिए। इन हिज डिलाइट, अपने सुख में सबको भाग लेने के लिए बुलाता है, अपनी प्रसन्नता में। एंड हैव ड्रिंक, और सबको पीने के लिए कहता है। अस मस अस देबिस, यानी जितना चाहें उतना वो पी सकते हैं, यानी सबका निमंत्रण लेता है, सबको बुलाता है और अपनी प्रसन्नता में सहभागिता के लिए, और सबको पीने का ऑफर देता है। आगे देखते हैं ही ऑफर्स देम, आगे वो ऑफर देता है। आ फीस्ट, यानी एक दावत भी ऑफर करता है। इन द पोएट्स प्रोसेसन ऑफ मैरिज, यानी पोएट्स के जो मैरिज यानी अर्थात विवाह का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में द म्यूजिक रिसाउंड फार एंड वाइड, यानी जो म्यूजिक थी, कहने का मतलब जो संगीत था वो बहुत ही दूर दूर तक और बहुत ऊंचे स्वर में बज रहा था, सुनाई पड़ रहा था। आगे देखते हैं देयर आर स्वीट साउंडिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी बहुत ही स्वीट साउंडिंग वाले यानी मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अर्थात वाद्य यंत्र जिसको आप कह सकते हैं आप, डिफरेंट सॉर्ट, विभिन्न प्रकार के उसकी विवाह में ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे वाद्य यंत्र थे
अच्छे ध्वनि उत्पन्न करने वाले, स्वीट मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले ये थे। आगे देखते हैं, द म्यूजिक इंस्पायर्स, म्यूजिक जो संगीत था वो प्रेरित करता है द लिसनर्स यानी श्रोताओं को टू डांस यानी नृत्य के लिए। कहने का मतलब कि जो भी उस म्यूजिक को सुनता था वो नृत्य के लिए प्रेरित होता था, यानी वो नृत्य करना चाहता था। आगे देखते हैं, दिस हैप्पी कंपनी ऑफ हैप्पी यंग मैन, यानी हैप्पी यंग मैन की कहने का मतलब जो प्रसन्नचित यंग मैन थे, युवा लोग थे, उनकी जो हैप्पी कंपनी थी, प्रसन्नचित कंपनी थी, वो क्या थी, गो अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट, यानी गलियों में घूमती थी, क्राइंग इन प्रेज ऑफ द गॉड ऑफ मैरिज हाइमन, यानी मैरिज के जो गॉड हैं हाइमन जिनको कहा जाता है, यानी विवाह के देवता जो हाइमन हैं, उनकी प्रशंसा में वो लोग चिल्लाते हैं। आगे देखते हैं, द पोएट इमेजिन्स दीज साउट रिसाउंड इनफ टू रीच heaven एंड फिल द होल स्काई विथ स्वीट साउंड, यानी पोएट इस बात की कल्पना करता है कि ये साउंड जो है, ये साउंड जो अच्छी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ये क्या है, इनफ टू रीच heaven, यानी ये स्वर्ग तक पहुंच रही है, एंड फिल द होल स्काई, और सारे आसमान को भर रही है, विथ स्वीट साउंड यानी मधुर ध्वनि से। आगे देखते हैं, इन द फेरी क्वीन, यानी फेरी क्वीन में द पोएट सोच, पोएट इस बात को दर्शाता है, दिखाता है, दैट ऊना हैज अ स्ट्रांग इमोशन, ऊना के अंदर भी एक स्ट्रांग इमोशन थी, टू गेट हर पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स को प्राप्त करने की, लिबरेटेड यानी गेट हिज पेरेंट्स लिबरेटेड, अर्थात अपने पेरेंट्स को स्वतंत्र कराने की, फ्राम द कस्टडी ऑफ अ ड्रैगन, यानी ड्रैगन के चंगुल से, उसके कस्टडी से अपने पेरेंट्स को छुड़ाने के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल था, स्ट्रांग इमोशन था, यानी उच्च भावनाएं थीं। तो ये सारी इमोशन की बात हो गई। नेक्स्ट हेडिंग है हाई इमेजिनेशन, यानी उच्च कल्पना शक्ति जो है वो स्पेंसर की पोएट्री में आपको देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि क्या हाई इमोशंस में क्या चीज़ देखने को मिलती है, देखते हैं। स्पेंसर्स हाई इमेजिनेशन इज रिमार्केबल, यानी स्पेंसर का जो हाई इमेजिनेशन है, उच्च कल्पना शक्ति है, वो रिमार्केबल है, यानी महत्वपूर्ण है या देखने योग्य है, प्रशंसनीय है। विद द हेल्प ऑफ हिज हाई इमेजिनेशन, यानी अपने हाई इमेजिनेशन की हेल्प से, मदद से, ही फिल्स द पोएम्स, वो पोएम को भर देते हैं, विथ द एलिमेंट ऑफ वंडर, यानी वंडर के एलिमेंट से कहने मतलब आश्चर्य के अवयवों से वो क्या करते हैं, अपनी कविता को भर देते हैं। विद द हेल्प ऑफ हाई इमेजिनेशन, यानी उच्च कल्पना शक्ति के मदद से वो अपनी कविताओं को क्या करते हैं, आश्चर्य के एलिमेंट से कहने मतलब अवयवों से भर देते हैं। आगे देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ही आस्क द सन, उदाहरण के लिए कि वो सन से कहने मतलब सूर्य से कहते हैं, टू रन फास्ट, यानी तेज चलने के लिए, टू रीच द वेस्टर्न होम, यानी जो पश्चिमी घर है उसका पहुंचने के लिए, कहने मतलब कि सूर्य पश्चिम की तरफ ही जाता है, तो पश्चिम की तरफ जब सूर्यास्त होता है तो उस समय के लिए कहते हैं कि जल्दी से वहाँ जाइए, सो दैट, ताकि द डे माइट बी ओवर, दिन समाप्त हो चुके हैं और जल्दी से रात आ जाए। तो कहने का मतलब ये उच्च कल्पना शक्ति ही है, अपनी रचनाओं में बात वो सूर्य से कहते हैं, जबकि सूर्य आपके कहने से तो चलता नहीं है और ना ही स्पेंसर के कहने से, तो ये उच्च कल्पना शक्ति का यूज ही है उनकी रचनाओं में। आगे देखते हैं, ही रिमाइंड्स, वो याद दिलाते हैं, द सन, सूरज को, दैट द हॉर्सेज ड्राइविंग द ब्राइट चैरियटर, यानी जो चमकीला रथ है जिस पर सूर्य सवार होके चलते हैं, तो उसके जो घोड़े जो उसको चला रहे हैं, घोड़े जो हैं वो टू वुड बी टायर्ड, यानी वो भी थक गए होंगे बाई नाउ, अब तक। तो कहने का मतलब ये सूर्य को सलाह देते हैं। आगे देखते हैं, ही इमेजिन्स, वो कल्पना करते हैं, ऑल द म्यूजेज एंड निम्स, यानी सारी जो देवी और निम्स हैं, निम्स का मतलब अप्सराएं होती हैं, अप्सराएं जो हैं, वुड डेकोरेट हिज बिलव्ड, वो उसके बिलव्ड को, उसकी प्रेमिका को सजाएंगी, डेकोरेट करेंगी। तो ये वो कल्पना शक्ति का ही यूज करते हैं। आगे देखते हैं कि द पोएट इमेजिन्स, कवि कल्पना करता है, दैट सिंथिया द गॉडेस ऑफ मून, यानी मून की देवी जो है, चंद्रमा की देवी जो जो सिंथिया है, वो क्या करती है, इज पीपिंग इन थ्रो हिज विंडो, वो उसके विंडो से झांक रही है, विंडो का मतलब खिड़की से, कहने का मतलब कि उस ये कल्पना शक्ति का यूज करके वो मतलब इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि जो चंद्रमा की देवी हैं, सिंथिया जिनका नाम है, वो क्या कर रही हैं, खिड़की से झांक रही हैं उसके कमरे में। आगे देखते हैं कि नन एल्स में हैव सच अ ब्राइट फेस, यानी किसी के पास, यानी कोई भी इतना ज़्यादा सुंदर नहीं होगा,
किसी का भी चेहरा इतना ज़्यादा सुंदर नहीं होगा। बिसाइड इट इज़ ओनली सिंथिया, यानी केवल ये सिंथिया के अतिरिक्त, मतलब सिंथिया के अतिरिक्त किसी का चेहरा इतना सुंदर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वही है, हु रिमेन्स बेस्टिंग द होल नाइट सो हाई इन द स्काई, जो सारी रात क्या करती हैं, ऊंचाई पर, आसमान में ऊंचाई पर हमेशा चलती रहती हैं, यात्रा करती रहती हैं। तो वो सिंथिया ही थी जो उनके कमरे में झांक रही थी। तो ये वो कल्पना करते हैं। आगे देखते हैं, ही आस्क इफ़ द ब्यूटीफुल गॉडेस इज इनवियस ऑफ हिज लव, वो पूछते हैं कि क्या जो सुंदर देवियाँ हैं वो उनके प्रेम से इनवियस हैं, कहने का मतलब कि उनसे ईर्ष्या रखती हैं, जीलस हैं उनसे। आगे देखते हैं, द पोएट्स इमेजिन्स, पोएट कल्पना करता है, दैट अदर ब्यूटीफुल गर्ल, जो अन्य सुंदर लड़कियां हैं, ऑफ द टाउन यानी उसके कस्बे की, उसके गांव नगर की जो अन्य सुंदर लड़कियां हैं, हैव नेवर सीन सच अ फेयर लेडी, वो इतनी गोरी लेडी महिला को कभी नहीं देखा होगा उन्होंने, इन दियर टाउन यानी अपने टाउन में, अपने कस्बे में। इन द फेरी क्वीन यानी फेरी क्वीन में स्पेंसर सोच दिखाता है, स्पेंसर दिखाते हैं, हाउ अर्चिमांगो यानी अर्चिमांगो जो है, disguised as an old religious man raises spirit from hell, यानी एक ओल्ड रिलीजियस यानी बूढ़े धार्मिक व्यक्ति का रूप धारण करके वो दिखाते हैं फेरी कोन में कि किस तरह अर्चिमांगो जो हैं वो क्या करते हैं कि एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति का रूप धारण करके रेजेज स्पिरिट यानी आत्माओं को उठाते हैं, फ्राम हेल, हेल का मतलब नरक से, बाई अटरिंग वर्ड ऑफ मैजिक यानी मैजिक के कुछ शब्द बोल करके वो आत्माओं को नरक से निकालते हैं या उठाते हैं। आगे देखते हैं, ही सेंड्स आ स्पिरिट, वो एक स्पिरिट को, एक आत्मा को भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं देखते हैं, आ स्पिरिट टू मॉर्फियस यानी मॉर्फियस के पास भेजते हैं, द गॉड ऑफ स्लीप एंड ड्रीम, जो स्लीप और ड्रीम का देवता है, कहने का मतलब कि जो नींद और स्वप्न का देवता है मॉर्फियस, उसके पास भेजते हैं एक आत्मा को, टू ब्रिंग फॉल्स ड्रीम यानी फॉल्स ड्रीम वहाँ से लाने के लिए, यानी गलत सपना वहाँ से लेकर आने के लिए, एंड टर्न अनदर स्पिरिट इनटू अ फॉल्स ऊना, और एक स्पिरिट को, दूसरी आत्मा को एक मतलब ऊना, जो मतलब ऊना के रूप में चेंज कर देते हैं, कहने का मतलब कि वो ऊना नहीं रहती, उसी के रूप में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद द फॉल्स ड्रीम एंड द फॉल्स ऊना यानी जो झूठा स्वप्न और झूठी ऊना थी, ट्राई टू सीड्यूस द स्लीपिंग रेड क्रॉस नाइट, वो कोशिश करती है, मतलब जो रेड क्रॉस नाइट यानी उसका जो मेन कैरेक्टर है फेरी क्वीन का, उसको टू बी करप्टेड यानी उसको करप्ट करने की कोशिश करती हैं, प्रलोभन देती हैं इस बात का, यानी उसको बहलाती हैं करप्ट करने के लिए, बट फेल, लेकिन वो फेल हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ द नाइट्स नोवेल्टी यानी सूरवीर के नाइट के करने मतलब नेट जो रेड क्रॉस नाइट था उसकी नोवेल्टी जो थी, उसकी नैतिकता या उसकी महानता, अच्छे गुण जो उसके थे, उसके कारण ये फेल हो जाते हैं इस बात में। तो ये दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन था, काफ़ी लंबा चला, इसको ज़रूर आप पढ़िएगा, हेडिंग बाय हेडिंग अगर लिखेंगे आप, हेडिंग ज़रूर रटिएगा, और हेडिंग के अंतर्गत आपने पढ़ ही लिया, आपको बताया गया है हिंदी में ट्रांसलेट करके क्या चीज़ें लिखी गई हैं। इसको अगर आप हिंदी में ही अपने मन में तैयार कर लेंगे तो आसानी से ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और एक बार फिर से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।